चीज से। द वेस्टलैंड टी.एस. एलियट की एक शाहोतारी नज्म है जो पहली बार 1922 में शाया हुई। ये नज्म जदीद दौर की शायरी में एक अहम मकाम रखती है। इस नज्म के 5 हिस्से हैं। नंबर 1, द ब्राइडल ऑफ द डेड में एलियट ने जंग के बाद की जिंदगी की मायूसी और बेसमती की तस्वीर कशी की है। नंबर 2, अ गेम ऑफ चेस में इंसानी ताल्लुकात की पेचीदगियों और तन्हाई को बयान किया गया है। नंबर 3, द फायर सर्मन रूहानी खला और मकसद की तलाश का इजहार करता है। नंबर 4, डेथ बाय वाटर में तब्दीली की इलामत पानी का जिक्र है। नंबर 5, व्हाट द थंडर सेड में उम्मीद की किरण दिखाई गई है। टी.एस. एलियट ने इस नज्म में जदीद दौर की मायूसी और इंतशार को बयान किया है। ये नज्म कई सकाफती और अदबी हवालों से भरी हुई है। ये पेचीदा और अलामती नज्म तख्लीक की है। द वेस्टलैंड का पहला हिस्सा द ब्राइडल ऑफ द डेड है। इसमें एलियट ने जंग अजीम अव्वल के बाद के दौर की मायूसी और तबाही को बयान किया है। ये हिस्सा जिंदगी की बेसिमती और इंसानी हालत के बहरान को जाहिर करता है। द ब्राइडल ऑफ द डेड में मुख्तलिफ आवाज़ों और हवालों का इस्तेमाल किया गया है जो उस वक्त के माशरती और रूहानी खला की अक्कासी करते हैं। यह हिस्सा अप्रैल के महीने से शुरू होता है जो रवायती तौर पर तजदीद और बहाली का वक्त है, लेकिन यहाँ ये मायूसी और बिगाड़ की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। एलियट ने मुख्तलिफ ज़बानों, सकाफ़तों और अदबियात के हवाले देकर एक मुतनव्वा और पेचीदा कैनवस पर इंसानी तजुर्बे की तस्वीर कशी की है। द ब्राइडल ऑफ द डेड में मौत, जिंदगी और दोबारा पैदाइश के इस्तिआरे मिलते हैं जो पूरी नज्म के मरकजी थीम्स को तरतीब देते हैं। द वेस्टलैंड का दूसरा हिस्सा अ गेम ऑफ चेस है। इसमें इंसानी रिश्तों की पेचीदगियां और उनमें मौजूद तनाव को पेश किया गया है। अ गेम ऑफ चेस में 2 मुतजाद मनाजिर दिखाए गए हैं। पहला मंजर एक अमीर खातून के ड्राइंग रूम का है जहां बोरियत और खालीपन का राज है। दूसरा मंजर एक आम औरत का है जो अपनी सादा जिंदगी के मसाइल से दो चार है। पहले मंजर में खातून की जिंदगी में जाहिरी दौलत के बावजूद एक अंदरूनी खला और बेमकसदियत नजर आती है। यह मंजर शेक्सपियर के ड्रामे एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की तरफ इशारा करता है, जहां क्लियोपैट्रा की तरह ये खातून भी एक किस्म की कैद में महसूस होती है। दूसरे मंजर में आम औरत की जिंदगी की मुश्किलात और उसके शौहर के साथ उसके रिश्ते की खराबी। यहाँ एक हमागीर इंसानी तजुर्बे की अक्कासी की गई है जो द वेस्टलैंड के मरकजी थीम्स में से एक है, जदीद जिंदगी की खालीपन और रिश्तों की कमजोरी। द वेस्टलैंड का तीसरा हिस्सा अ गेम ऑफ चेस है। इसमें रूहानी खला और जदीद माशरे में रहनुमाई की कमी को बयान किया गया है। यह हिस्सा मुख्तलिफ सकाफतों और रवायात के हवालों से भरा हुआ है जो रूहानी भटकाव और मानवियत की तलाश की अक्कासी करते हैं। द फायर सर्मन में तीरथ यात्रा का जिक्र है जो पाकीज़गी और रूहानी पाकीज़गी की अलामत है, लेकिन इस हिस्से में ये यात्रा बेमकसद और बेरूह दिखाई गई है जो जदीद दुनिया में रूहानी रहनुमाई की कमी की तरफ इशारा करती है। इस हिस्से में एलियट ने बुद्ध मत, हिंदू मत और मगरबी सकाफती रवायात के हवालों को इस्तेमाल किया है ताकि रूहानी बेदारी की तलाश और उसमें दरपेश मुश्किलात को जाहिर किया जा सके। द फायर सर्मन में आग के इस्तिआरे का इस्तेमाल भी आम है जो तबाही, पाकीज़गी और तजदीद की अलामत है। ये हिस्सा जदीद इंसान की रूहानी तलाश की मुश्किलात को उजागर करता है। द वेस्टलैंड का चौथा हिस्सा डेथ बाय वाटर है। ये हिस्सा निस्बतन मुख्तसर है और पानी की अलामत के गिर्द घूमता है। पानी जो आम तौर पर जिंदगी और तजदीद की अलामत होता है, यहाँ मौत और तबाही की निशानदेही करता है। डेथ बाय वाटर में एक गर्कशुदा सेलर की कहानी बयान की गई है जिसकी मौत समुंदर में पानी के नीचे होती है। ये हिस्सा इंसानी जिंदगी की नापायदारी और मौत के नागुज़ीर हकीकत को जाहिर करता है। पानी का इस्तिआरा यहाँ कई परतों में इस्तेमाल हुआ है। ये न सिर्फ जिस्मानी मौत की नुमाइंदगी करता है बल्कि रूहानी ज़वाल और तजदीद की ख्वाहिश की कमी को भी जाहिर करता है। इस हिस्से में पानी की तबाहकुन फितरत को उजागर किया गया है जो जदीद दुनिया की पेचीदगियों और गैर यकीनी सूरत हाल की अलामत है। डेथ बाय वाटर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की नापायदारी और मौत का सामना हर इंसान को करना पड़ता है और ये हमारी जिंदगियों में मानवियत और मकसद की तलाश को अहमियत को भी उजागर करता है। द वेस्टलैंड
का 5वां और आखिरी हिस्सा व्हाट द थंडर सेड है। इस हिस्से में एलियट ने उम्मीद और रूहानी बेदारी का पैगाम दिया है। व्हाट द थंडर सेड में उपनिषदों की एक कहानी का हवाला है, जिसमें बिजली की कड़क 3 सुनहरी उसूल देती है। दाता, दूसरों को देना, दयायाधुम, हमदर्दी दिखाना, और तमा, खुद पर काबू पाना। यह हिस्सा एक नई शुरुआत और रूहानी तजदीद की तरफ इशारा करता है। व्हाट द थंडर सेड में एलियट ने मुख्तलिफ सकाफतों और रवायात का हवाला देकर आलमी सतह पर इंसानियत की मुश्तरका तलाश को नुमाया किया है। इस हिस्से में एक तूफान के बाद की खामोशी की तस्वीर कशी करता है, जहां बारिश की उम्मीद एक नई जिंदगी और रूहानी बेदारी की अलामत है। व्हाट द थंडर सेड में एलियट ने ये पैगाम दिया है कि इंसानी ताल्लुकात और रूहानी उसूलों की पीरवी के जरिए ही जदीद दुनिया की मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है।